अस्सलाम वालेकुम। डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम में आज हम टॉपिक पढ़ेंगे डिसजॉइंट सेट्स। इसमें हम देखेंगे डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं, फिर हम उसकी रिप्रेजेंटेशन देखेंगे और फिर हम देखेंगे कि डिसजॉइंट सेट्स पे ऑपरेशंस कौन कौन से परफॉर्म होते हैं। डिसजॉइंट सेट सबसे पहले तो हमें जैसे कि पता है कि एक सेट क्या होता है। अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट्स। मुख्तलिफ एलिमेंट्स के कलेक्शन को हम एक सेट बोलते हैं। और इसी तरह से डिसजॉइंट सेट्स कौन से होते हैं, कोई से दो ऐसे सेट जिनके दरमियान में या जो आपस में जिनमें कोई कॉमन एलिमेंट मौजूद ना हो, ऐसे सेट्स को हम डिसजॉइंट सेट्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो सेट्स अगर हों एस आई या एस और एस जे, तो दोनों सेट्स में आई इज़ नॉट इक्वल टू जे, तो ऐसे केस में हम कह सकते हैं कि एस आई और एस जे जो है वो डिसजॉइंट सेट्स हैं, क्योंकि उन दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट्स मौजूद नहीं है। फॉर एग्जांपल आपके सामने नीचे तीन सेट्स हैं एस वन एस टू एंड एस थ्री। इन तीनों सेट्स में हम देख सकते हैं कि कोई भी कॉमन ऐसा नहीं एलिमेंट ऐसा नहीं है जो रिपीट नहीं हो रहा, या कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो ये तीनों सेट्स जो हैं वो डिसजॉइंट सेट्स कहलाएंगे। डिसजॉइंट सेट्स को रिप्रेजेंट करने के तीन तरीके हैं। एक है ट्री रिप्रेजेंटेशन, पीछे वाले सेट्स जो हमने एग्जांपल देखी है S1 S2 और S3, उसी को ट्री की शक्ल में लिखा गया है आपके सामने। इसमें हम रूट नोड किसी भी एक को ले सकते हैं। लेट्स जस्ट सपोज पहला वाला एलिमेंट जो है मैंने रूट नोड ले लिया और बाकी सब उसके चाइल्ड नोड। इस ट्री रिप्रेजेंटेशन में ये जो एरो है, इस एरो का हेड जो है ऊपर रूट नोड की तरफ होता है। ये एक डिफरेंट पॉइंट है इसमें। दूसरी रिप्रेजेंटेशन है डाटा रिप्रेजेंटेशन। डाटा रिप्रेजेंटेशन हम एक टेबल की शक्ल में करते हैं, जिसमें आपके सामने एक टेबल है जिसमें सेट के नेम्स लिखे हुए हैं S1 S2 एंड S3। और दूसरा है पॉइंटर। ये जो पॉइंटर है ये बेसिकली डिस्क्राइब कर रहा है या रिप्रेजेंट कर रहा है किसी भी हमारे सेट के रूट नोड को। जैसे S3 का रूट नोड कौन सा है, 3, तो मैंने जस्ट सिंपली एक एरो के थ्रू जो है इसको रिप्रेजेंट कर दिया कि ये एक पॉइंटर है जो कि इस S3 के सेट के रूट नोड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये डाटा रिप्रेजेंटेशन होती है। तीसरी हमारे पास एरे रिप्रेजेंटेशन। ये हम एरे की फॉर्म में करते हैं। हमारे सामने 1 से लेकर 10 तक मैंने तमाम एलिमेंट्स लिखे हैं जो कि इन तीनों सेट्स में मौजूद हो सकते हैं, और 10 से ज़्यादा एलिमेंट हम देख रहे हैं कि कोई इसमें है नहीं। तो लेट्स सपोज हम इन एलिमेंट्स को कह देते हैं आई, और पी ऑफ आई हम कहते हैं पेरेंट ऑफ आई, यानी आई एलिमेंट के पेरेंट नोड को हम पी ऑफ आई से डिनोट कर रहे हैं। 1 का पेरेंट नोड कौन सा है? 1 खुद एक रूट नोड है, और रूट नोड का कोई पेरेंट नोड नहीं होता, ये हम जानते हैं। तो एक पॉइंट यहाँ पे हम ये याद रखेंगे कि रूट नोड का पेरेंट नोड हमेशा -1 होता है। तो 1 2 और 3 तीनों चूंकि रूट नोड है, तो तीनों के पेरेंट नोड -1। इसी तरह से 4 का रूट नोड कौन सा है? दिस इज 4 और इसका रूट नोड है 3, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। 5 का रूट नोड 2 है, 6 का रूट नोड 3 है, 7 का रूट नोड 1 है, 8 का भी 1 है, 9 का भी 1 है और 10 का भी का रूट नोड 2 है। तो इस तरह से हम एरे की शक्ल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं डिसजॉइंट सेट्स को। उसके बाद हम देखते हैं सेट पर ऑपरेशन कौन कौन से परफॉर्म होते हैं। डिसजॉइंट सेट्स पर हम दो तरह के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहला तो है डिसजॉइंट सेट यूनियन। यूनियन का हमें पता है, इफ S1 and SG are two disjoint sets then their union is SI union SJ is equal to X such that X is in S1 और SJ। ये बिल्कुल मैथमेटिकल टर्म की तरह ही AE का यूनियन है कि तीन सेट्स हमारे पास जो पीछे में देखे S1 S2 और S3, या SI और SJ, जनरली दो भी कोई से दो अगर सेट्स हैं, तो इन दोनों का या तमाम सेट्स के अंदर मौजूद एलिमेंट्स को हम इकट्ठा करके एक ही सेट में अगर लिख दें। यहाँ पर चूंकि यूनियन में कॉन्सेप्ट आता है कि अगर दोनों सेट में एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं तो उसे हम यूनियन वाले सेट में एक ही दफ़ा लिखते हैं। लेकिन चूंकि ये डिसजॉइंट सेट्स का यूनियन है, तो डिसजॉइंट सेट्स में हमें पता है कि कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं होते, इसलिए इसमें ये वाला रिपीट वाला चक्कर तो आएगा नहीं। इसलिए दोनों एलिमेंट्स सेट्स में से जितने भी एलिमेंट्स हैं वो तमाम इकट्ठे करके एक सेट में लिख दिया जाए, उसे हम यूनियन कहते हैं। और दूसरा जो हम ऑपरेशन इस पर परफॉर्म कर सकते हैं वो है फाइंडिंग एन एलिमेंट आई, यानी सेट के अंदर मौजूद कोई भी आई एलिमेंट को फाइंड करना। ये दोनों ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए जो एल्गोरिथम्स हम यूज़ करते हैं वो चार तरह के हैं: सिंपल यूनियन, सिंपल फाइंड, वेटेड यूनियन या कोलैप्सिंग फाइंड। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिंपल यूनियन। सिंपल यूनियन का एल्गोरिथम कुछ इस तरह का है, आपके सामने जो है वो शो हो रहा है, पी ऑफ आई इज इक्वल टू जे। पी ऑफ आई हम कह रहे हैं रूट नोड को,
पेरेंट नोड इज इक्वल टू जे। तो हम आई जो है वो S1 का जो रूट नोड है उसको हम आई कह देते हैं, और S2 का जो रूट नोड है उसे हम जे कह देते हैं। तो सिंपल यूनियन का एल्गोरिथम ये कहता है कि मैं इन दोनों सेट्स को आपस में इस तरह से एक लिंक की तरह जोड़ दूं, और इसका मतलब ये होगा कि जे का जो आई का जो पेरेंट नोड है वो जे है। ऑलराइट, इसी तरह से सिंपल फाइंड है। सिंपल फाइंड का एल्गोरिथम हमें ये कह रहा है कि पी ऑफ आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 अगर पेरेंट ऑफ आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आई कोई भी एक एलिमेंट हम सपोज फाइंड कर रहे हैं, लेट्स सपोज एलिमेंट 7 हम फाइंड कर रहे हैं। 7 को हम कहते हैं जी एलिमेंट आई कह देते हैं, या आई इज इक्वल टू 7। 7 का पेरेंट कौन सा है? 1। अगर यानी पी ऑफ 1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 0 से बड़ा है जो कि 1 अगर है, तो हमने क्या काम करना है, आई को हमने कह देना है पेरेंट ऑफ आई। अगर वो ये इससे 0 से बड़ा है इसका पेरेंट नोड, तो हम कहेंगे कि 7 का जो पेरेंट नोड है वो 1 है इस ट्री के लिहाज से, और आई को जो है हम रिटर्न कर देंगे। इसी तरह से नेक्स्ट है वेटेड यूनियन। वेटेड यूनियन में वेटिंग रूल इस्तेमाल होता है। वेटिंग रूल के हमें क्या कहता है, इफ द नंबर ऑफ नोड्स इन द ट्री विद रूट आई इज लेस देन द नंबर इन द ट्री विद रूट जे, देन मेक जे एज द पेरेंट नोड। अगर आपके पास दो ट्रीज हैं, एक ट्री का रूट नोड जो है वो आई है, दूसरे ट्री का रूट नोड जे है, तो वेटिंग रूल ये कहता है कि अगर रूट नोड आई लेस देन है रूट नोड जे से, तो जे को हम पेरेंट नोड बना देंगे ओवरऑल ट्री में। यहाँ पे इसका एल्गोरिथम कुछ यूं है, यूनियन सेट्स विद रूट्स आई एंड जे, आई इज नॉट इक्वल टू जे यूजिंग द वेटिंग रूल, वेटेड रूल पी ऑफ आई इज इक्वल टू माइनस काउंट। यहाँ पर हम काउंट लेंगे, आई की वैल्यू हमारे पास 1 है, हमने S1 को जो है आई वाला ट्री बोला है और S2 को जे वाला ट्री बोला है, तो इसका रूट नोड हमारे पास आई है और इसका रूट नोड हमारे पास जे है। आई की वैल्यू हमारे पास इस हिसाब से 1 हुई और जे की वैल्यू कितनी हुई? 2। तो यहाँ पर वेटेड रूल हमें क्या कह रहा है, P of I is equal to minus count of I and P of J is equal to minus count of J। काउंट किस चीज़ का है? इस पूरे ट्री के अंदर जितने टोटल नोड्स हैं, टोटल नंबर ऑफ नोड्स हैं, उन्हें हम काउंट करेंगे। तो P of I मतलब P of 1 ही होगा, क्योंकि I की वैल्यू 1 है यहाँ पे हमारे पास। तो P of 1 इज इक्वल टू -4। 4 इसके नोड्स हैं और माइनस का साइन ये यही वाला। इसी तरह P of J जो है वो P of 2 है, क्योंकि J की वैल्यू 2 है, इसके नोड्स कितने हैं? -3। तो नेक्स्ट एल्गोरिथम हमें क्या कहता है जी, टेम्प इज इक्वल टू, टेम्प एक वेरिएबल है जिसमें वैल्यू कौन सी आएगी? पी आई प्लस पी जे। पी आई क्या है? -4 और पी जे क्या है? -3। दोनों को ऐड किया -7, तो टेम्प की वैल्यू हमारे पास आ गई -7। आगे कंडीशन है इफ पी ऑफ आई इज ग्रेटर देन पी ऑफ जे। अगर पी ऑफ आई पी ऑफ जे से बड़ा है, पी ऑफ आई क्या है? -4 और पी ऑफ जे -3, कंडीशन ट्रू नहीं होती, यानी -4 जो है वो बड़ा नहीं है -3 से। तो यहाँ पे हम एल्स वाले पार्ट में आएंगे, यानी हमारी इस एग्जांपल में एल्स वाला पार्ट वर्क करेगा। एल्स वाला पार्ट तब चलेगा जब जे की जो नोड्स हैं वो या तो आई से कम है या आई के बराबर है। ओके, और इफ वाला पार्ट तब चलेगा जब आई के नोड्स जे से कम है। तो हम एल्स वाले पार्ट में चूंकि आ गए हैं, तो यहाँ पर पी ऑफ जे इज इक्वल टू आई। पी ऑफ जे हमारे पास क्या था? सॉरी, पी ऑफ जे हमारे पास क्या था? वैल्यू 2 थी, और इसको हमने आई के बराबर कर दिया। आई की वैल्यू क्या थी? 1। तो और पी ऑफ आई इज इक्वल टू 10, और पी ऑफ आई की वैल्यू जो -4 थी, ये -4 से खत्म होकर -7 हो जाएगी। और इस तरह हम कह सकते हैं कि ये इसकी बेस पर के S1 यूनियन S2 जो दो सेट्स का यूनियन लिया हमने, उस दोनों सेट्स का जो रूट नोड है वो क्या होगा? 1, यानी 1 रूट नोड है, 1 का आगे चाइल्ड नोड 2 है, और 2 के आगे मजीद चाइल्ड नोड्स हैं वो 5 और 10 है। ठीक है, ये वेटेड यूनियन का कॉन्सेप्ट है। इसके बाद हम आते हैं कोलैप्सिंग पॉइंट पे। कोलैप्सिंग रूल यहाँ पे यूज होता है इफ j इज अ नोड ऑन द पाथ फ्रॉम i टू इट्स रूट। कोलैप्सिंग रूल हमें ये कहता है कि अगर j हमारे पास एक ऐसा नोड है ऑन द पाथ फ्रॉम i टू इट्स रूट, एलिमेंट i से लेके रूट नोड तक j कोई भी एक नोड आता है, वेयर
पी ऑफ आई यानी पेरेंट ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू रूट ऑफ आई। एल्गोरिथम पे आते हैं। फाइंड द रूट ऑफ द ट्री कंटेनिंग एलिमेंट आई, यूज द कोलैप्सिंग रूल टू कोलैप्स ऑल नोड्स फ्रॉम आई टू द रूट। यहाँ पर एक वेरिएबल लिया हमने r इज इक्वल टू आई, r को हमने i के बराबर कह दिया। कोई भी एक एग्जांपल हम लेते हैं। इसकी एग्जांपल मैंने यहाँ पर शो नहीं की, ये आप अपने तौर पर कोई भी एक ट्री लें, बेशक पिछली वाली एग्जांपल्स में से ले लें या रैंडमली कोई भी एक ट्री ले लें और उस पर ये वाला एल्गोरिथम जो चला के देखें। इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको खुद होगी, ये आपके लिए एक असाइनमेंट की तरह का है ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो अच्छी हो सके। तो हम r को जो है वैल्यू i के, लेट्स सपोज हमने ट्री में एक वैल्यू है 7, हमने उस 7 को जो है फाइंड करना है। मैं कह देता हूँ r इज इक्वल टू आई, यानी r की वैल्यू क्या हो गई 7। वाइल p ऑफ r का पेरेंट, सपोज ट्री में r का पेरेंट है, r जो कि 7 है, उसका पेरेंट हम सपोज कर लेते हैं कि वो है जी 5 है या 6 है। तो r का पेरेंट यानी 6 शुड बी ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू है। ऐसे में हमने क्या करना है, r को कह देना कि पेरेंट ऑफ r, यानी ये हमने रूट फाइंड किया है। तो जो रूट हम आया वो रूट फाइंड हो गया। उसके बाद हमने कहना है वाइल i इज नॉट इक्वल टू r, i की वैल्यू हमारे पास क्या थी 7 और r यहाँ पे चूंकि अब p ऑफ r हो गया यानी 6 इक्वल नहीं है, तो हमने क्या करना है, हमने कोलैप्सिंग करनी है। जिसका मतलब ये है कि s इज इक्वल टू p ऑफ i, यानी i का जो पेरेंट नोड है उसे s के बराबर कर दें और जो i का पेरेंट नोड है उसे r के बराबर कर दें और i को s के बराबर कर दें। ये स्वैपिंग की है बेसिकली, और लास्ट में हमने रिटर्न r कर दिया। ये थे सेट के ऑपरेशंस। और लास्ट वाले का के लिए ट्रेवर्सिंग आप खुद करेंगे ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो सके। और नेक्स्ट हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।